हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भारत की अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा रही है। यह पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा से भिन्न रहा है। और दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा से तात्पर्य यह है कि पश्चिमी यानी कि अमेरिका, फिर इंग्लैंड, जर्मनी और सारे जो देश हैं दोस्तों, वो उनसे उनका जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, उससे हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक विशेषता के आधार पर, यानी अगर भारत की राजनीतिक विचारधारा की हम वर्णन करें तो ये सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे तथा नैतिक विशेषता के आधार पे यह पश्चिमी संस्कृति से अलग एवं श्रेष्ठ है। भारत की प्राचीन राजनीतिक विचारधारा आदर्शवादी एवं जन कल्याणकारी रही है। दोस्तों, शुरू से ही हमारे जो भारतीय राजनीतिक परंपरा है, जो धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी में ये बोला गया है कि जनता का कल्याण करना ही राजा का धर्म है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं, उसमें क्या क्या पॉइंट आएगा। पहला है धर्म, दूसरा है राज्य संस्था, तीसरा है राज्य के उद्देश्य में समानता, चौथा है दोस्तों सर्वोपरि राजा, पांचवा है दोस्तों आध्यात्मिकता पर बल, छठा है राजनीतिक संस्थाओं का महत्व, सातवां है दोस्तों दंडहीन शासक, और आठवां है दोस्तों व्यवहारिक राज्य दर्शन। अब इस सब का मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों। धर्म, उसमें दोस्तों प्राचीन काल में भारत के जो राजनीतिक सिद्धांत का विकास नीतिशास्त्र, धर्म तथा धर्म के एक अंग के रूप में हुआ है। यानी दोस्तों मनुस्मृति और फिर शुक्ल नीति शास्त्र, ये सब सारे चीज़ें से, और जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये सारा अगर उस किताब में आप अध्ययन करोगे तो आप यही पाओगे कि ये जो चीज़ें हैं वो जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो धर्म का ही एक रूप रहा है। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों प्राचीन हिंदू राजनीति शास्त्री राजनीति को धर्म से धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते थे। क्योंकि ये लोग क्योंकि धर्म से ही राजनीति को अलग करके फिर अध्ययन किया जाने लगा था। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो धर्म से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर धर्म का रक्षा करना तथा जन कल्याण राज्य का प्रमुख दायित्व रहा है। अब दोस्तों जो भी कोई राज्य है तो उसमें वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनका धर्म है, उन सब का रक्षा करना उनका कर्तव्य है एक राज्य का। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वेद, पुराण, उपनिषद, जातक कथाएं, जैन धर्म के पुस्तक इत्यादि में भारत के राजनीतिक एवं धार्मिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। यानी कि दोस्तों आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ, उसको आप अध्ययन करोगे तो आप ये पाओगे कि उसमें उस वक्त के राजनीतिक व्यवस्था कैसा रहा था उसके बारे में वो बताएगा। ठीक है। और दोस्तों फिर अब रामायण और महाभारत अगर आप देखोगे तो रामायण में भी भगवान श्री राम के उस वक्त के राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया था। और महाभारत में दोस्तों तो वो तो पूरा ही दोस्तों राजनीति पे ही आधारित पुस्तक है, तो आप उसे पढ़ के आप समझ सकते हो। ठीक है।
ये दोस्तों जो पुस्तक है हमारे मैंने प्राचीन धर्म ग्रंथ जैसे हिंदुओं का दोस्तों ये अपना श्री रामचरितमानस है दोस्तों और महाभारत। इससे दोस्तों बहुत चीज़ें लिया गया है हमारे मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जो हमारे राजनीतिक विचारक हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, वो सब काफ़ी प्रभावित हुए हैं धर्म ग्रंथ से। तो इसलिए दोस्तों इसका अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए कि किस प्रकार से मैंने राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। तो इन सारे चीज़ों का अगर अध्ययन करना है तो आपको उसके बारे में अगर जानना है तो ये धर्म ग्रंथ आपको मैंने मदद करेगी। ठीक है। फिर दोस्तों राज्य संस्था सेकंड है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था सुरक्षा तथा एक सूत्रता के लिए राज्य संस्था का होना अति आवश्यक। अब दोस्तों ये अगर कोई भी राज्य को एकजुट रखना है तो दोस्तों एक राजा का होना ज़रूरी है और एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो दोस्तों एक राज्य का होना काफ़ी ज़रूरी है। और नहीं तो दोस्तों फिर ये अगर ग्रुप में रहेगा तो दोस्तों लड़ाई होते रहेगा और फिर उससे अनेक तो अपने में खुद में लड़के शक्ति का नाश होगा और दूसरे दोस्तों जो विदेशी मैंने कोई भी आक्रमणकारी होगा वो आसानी से लड़ा के आपके ऊपर मैंने आपको अपने कब्जे में कर लेगा और आपको मैंने गुलाम कर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने एक राज्य का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों जीवन के 3 लक्ष्य जो है धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति राज्य के बिना असंभव है। अब दोस्तों जो भी मैंने प्रजा होगी उसका मैंने धर्म जैसे कोई भी धर्म कोई अपनाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए एक राज्य का होना ज़रूरी है। अर्थ दोस्तों उसे मैंने अपने जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाना होता है। तो अगर राज्य नहीं रहेगी वो अगर पैसा कमाएगा भी तो जो मैंने ज़्यादा बलवान लोग होंगे वो उससे छीन लेंगे दोस्तों पैसा। इस प्रकार की मैंने व्यवस्था चलते रहेगी इसलिए राज्य का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर काम की प्राप्ति के लिए दोस्तों काम दोस्तों ये राज्य ही मैंने प्रदान करता है। ठीक है। फिर दोस्तों प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवादी विचारकों की तरह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में न देखकर एक लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पे देखा गया। और दोस्तों व्यक्तिवादी विचारक कौन होता है? व्यक्तिवादी विचारक वो होता है जो दोस्तों उसका मैंने वो खाली व्यक्तियों के बारे में ही सोचता है, वो समाज के बारे में नहीं सोचता है दोस्तों। व्यक्ति का हित ही उसका मैंने मेन उद्देश्य होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का हित पहुंचाना। तो दोस्तों व्यक्तिवादी विचारक कहलाता है। और वो लोग क्या समझते हैं यहाँ पे दोस्तों राज्य के संबंध में व्यक्तिवादी विचारक जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो एक बुराई है, आवश्यक बुराई के तौर पे है। राज्य के बिना भी मैंने लोग जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो बोलते हैं व्यक्तिवादी विचारक। फिर लोग अब ये दोस्तों मैंने भारत के जो मैंने प्राचीन जो विचारक हैं वो दोस्तों इसके विपरीत ये मानते हैं कि जो मैंने राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, यानी कि राज्य रहेगा तो दोस्तों मैंने सभी को कल्याण करेगा, सभी का मैंने उत्थान के लिए कार्य करेगा। फिर अब दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की भावना यह निहित है। मैंने ये कहा गया है दोस्तों कि जैसे कौटिल्य ने भी बोला था कि एक राजा का दायित्व है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे। ठीक है दोस्तों, और उन्हें धर्म से भटकने न दे। तो ये सारी व्यवस्था दोस्तों ये हमारे प्राचीन ग्रंथ में ही मिलता है। थर्ड है दोस्तों राज्य के उद्देश्य में समानता। सभी भारतीय राजनीतिक विचारकों का मत रहा है कि धर्म का पालन करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। यानी कि दोस्तों सभी को मैंने एक राज्य को अपने निवासियों का धर्म का पालन करवाना चाहिए। और धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का स्वयं का धर्म,
वर्ण धर्म और आश्रम धर्म आ जाता है। और स्वयं का धर्म दोस्तों, जैसे अब जो जिस कार्य को कर रहा है वही उसका धर्म है, ठीक है दोस्तों। फिर वर्ण धर्म यानी कि वर्ण के अनुसार ये जो धर्म होगा वो दोस्तों। फिर आश्रम धर्म, आश्रम व्यवस्था, जैसे भारत में भारत के प्राचीन अगर धर्म ग्रंथों को देखिएगा दोस्तों तो उसमें आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। 4 आश्रम होते हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों का वर्णन है। तो उस समय का माने आश्रम धर्म को भी फॉलो करवाना राज्य का ही कर्तव्य है, ठीक है। फिर दोस्तों, राजा को अपनी प्रजा के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करना चाहिए, यह सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मानते हैं। अब एक राजा को दोस्तों माने अपने प्रजा को एक पिता के समान रक्षा करनी चाहिए और उनके कल्याण के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। यह दोस्तों सभी भारतीय राजनीतिक विचारक ऐसा मानते हैं। और कौटिल्य ने कहा है, राजा को अपने प्रजा को कभी भी धर्म पद से विचलित नहीं होने देना चाहिए। अब राजा का ये कार्य है कि कभी भी यानी जो प्रजा है उसको धर्म पद से विचलित नहीं होना देना चाहिए। अब ऐसा अगर करने पे दोस्तों एक तो धर्म का ना ह्रास होगा, अगर राजा नहीं कर पाता है धर्म की रक्षा तो दोस्तों एक तो धर्म का नाश होगा, दूसरा दोस्तों राज्य में अशांति पैदा होगी। इसलिए दोस्तों कौटिल्य ने ये बोला है कि यहाँ पे प्रजा को माने राजा कभी भी माने प्रजा को धर्म से विमुख नहीं होने देना चाहिए, यह उसका राजा का कर्तव्य है, ठीक है। अब सर्वोपरि राजा, चौथा पॉइंट है दोस्तों। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक राजा को उत्पत्ति का माने देवीय सिद्धांत को मान्यता देते हैं और राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। अब दोस्तों जो माने हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें ऐसा बताया गया है कि जो राजा होता है वो भगवान का ही एक प्रतिनिधि होता है और भगवान ने खुद उसे जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे भेजा है, ठीक है, पृथ्वी पर भेजा है, ठीक है। तो ये सभी भारतीय राजनीतिक विचारक ऐसा मानते हैं। यही दोस्तों दैवीय सिद्धांत है राजा के। और ये दोस्तों ये पाश्चात्य सभ्यता में भी दोस्तों, पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है उसमें भी दोस्तों ये दैवीय सिद्धांत चलता था। लेकिन फिर दोस्तों ये दोस्तों इसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया, जो क्रांति हुई थी दोस्तों फ्रांस में उस वक्त, ठीक है। अब कालिदास ने कहा है दोस्तों कि विश्व के प्रशासन का भार प्रभु ने राजा के कंधों पर डाला है। अब दोस्तों यही सर्वोपरि राजा के संबंध में, यानी कि राजा ही सबसे ऊंचा है, तो इस संबंध में दोस्तों ये बोलते हैं कालिदास कि विश्व के प्रशासन का भार प्रभु ने यानी कि ईश्वर ने राजा के कंधों पे ही डाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, राजा को सर्वोपरि तो माना नहीं गया है लेकिन उस पर धर्म पालन का अंकुश लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे धर्म से वो बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। राजा और सारे मामले में बड़ा हो सकता है, मैंने वो निर्णय ले सकता है, लेकिन धर्म के मामले में दोस्तों वो निर्णय नहीं ले सकता। उसे अपने अमात्य से सलाह लेना आवश्यक बताया गया। यानी कि अमात्य दोस्तों ये होता है जो मंत्री लोग होते हैं उससे, और मैंने जो भी उसके सलाहकार होते हैं उससे, ठीक है दोस्तों। मैंने कोई भी निर्णय लेने के पूर्व उससे सलाह लेना ज़रूरी है। अब अमात्य के तौर पे दोस्तों प्रायः मैंने हिंदू में जो प्राचीन काल में दोस्तों मैंने पंडित लोग ही रहते थे, यानी कि विद्वान लोग ही रहते थे जो धर्म के ज्ञाता थे वो, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए पांचवा दोस्तों आध्यात्मिकता पर बल। और वैदिक तथा मध्य काल में आध्यात्मिकता यानी कि जो धर्म और धार्मिक से संबंधित है दोस्तों, वैदिक तथा महाकाव्य काल में की रचनाओं में यह उल्लेख मिलता है कि राक्षस या असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश के लिए राजा के पद तथा उसकी दैवीय स्थिति की स्थापना की गई। और दोस्तों समाज में कुछ लोग बुरे भी होते हैं दोस्तों, जो समाज का सदा अहित करना चाहते हैं और जो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए उसको तोड़ना चाहते हैं। तो
उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मैंने जो ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की और राजा ही मैंने उन सब प्रजा को रक्षा करेगा, ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, दैवीय स्थिति यही है, दैवीय सिद्धांत तो यही है दोस्तों। ठीक है, अब राज्य का स्वरूप, राजा के कार्य, व्यक्ति एवं राजा का संबंध, राजा की शक्तियाँ, राज्य का संगठन आदि संबंधी प्राचीन भारतीय विचारों में आध्यात्मिक सर्वोपरि बनी रहे तथा नीति और धर्म के पालन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों राजा असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से संतों और सज्जनों की रक्षा करे। अब ये दोस्तों ये बोला गया है कि जो मैंने बुरे लोग हैं उससे जो समाज के अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करना राजा का कार्य है। अब इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कौटिल्य बोला था और मैंने कि दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और राज्य व्यवस्था में ये काफ़ी ज़रूरी है कि दंड का भी उतना ही योगदान है दोस्तों राज्य व्यवस्था में। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, छठा, राजनीतिक संस्थाओं का महत्व। प्राचीन काल से ही भारत में राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थे जिनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना था। दोस्तों गांव में ग्रामीण होते थे दोस्तों, फिर ऐसे ही छोटा छोटा स्तर बना हुआ था दोस्तों और उसके अनुसार कार्य किया जाता था, प्रशासन का कार्य। ठीक है, फिर ग्राम स्तर से पूरे देश स्तर तक राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थीं। अब दोस्तों इसको परिवार के स्तर से भी स्टार्ट था। परिवार के स्तर पे जैसे परिवार का मुखिया हुआ, जो कमाने वाला, जो मैंने मेन हेड हुआ, तो वो दोस्तों फिर वो गांव उन लोगों का फिर समूह एक वो परिवार को जोड़ के रखेगा दोस्तों। फिर गांव के समूह का वैसे ही बन के फिर सरपंच, ये सब व्यवस्था होती थी। ठीक है दोस्तों, भारत में शुरू से पंचायत व्यवस्था थे जो कि ग्राम स्तर की एक राजनीतिक संस्था थी। अब दोस्तों ये जो अभी पंचायत व्यवस्था देखा जाता है हमारे मैंने भारत में, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों, ये दोस्तों इसका जो उत्पत्ति का पॉइंट है दोस्तों, ये उत्पत्ति का जो सोर्स है दोस्तों, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ ही हैं और ये जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी वही है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र का बीज जो है वो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिंदू शासन काल तक यह व्यवस्था चली आ रही थी लेकिन विदेशी आक्रमणकारी ने दोस्तों इसे नुकसान पहुंचाया। परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, उसके बाद फिर से दोस्तों पंचायत व्यवस्था को लागू कर दिया गया। दोस्तों बीच में जैसे हिंदू का जैसे शासन काल ख़त्म हुआ, उसके बाद दोस्तों जब मुस्लिम शासनकारी आया तो दोस्तों फिर सेना का शासन हो गया, यानी कि राजा का शासन नहीं था, जो मैंने कबीला के टाइप का जैसे सेनाध्यक्ष का ज़्यादा शासन हो गया। ठीक है दोस्तों, जो ज़्यादा सेना देगी वो उसका मैंने ज़्यादा क्षेत्र पे अधिकार होगा, वैसा टाइप का शासन आ गया। और दोस्तों दंगा और ये सब होते रहता था। ठीक है, फिर दोस्तों अंग्रेज़ों के शासन काल में तो वो अलग तरह से अपना व्यवस्था बनाए दोस्तों। फिर दोस्तों सातवां है दंड ही शासक। अब दोस्तों दंड यानी कि किसी को दंड देना, यानी कि जो गलत किया है उसको दंड देना ही शासन है। ठीक है, अब प्राचीन भारतीय विचारक मानवीय प्रवृत्ति के समर्थक रहे हैं, इसलिए दंड की शक्ति को उन्होंने अधिक महत्व दिया। और दोस्तों मानवीय प्रवृत्ति क्या होता है? मानव का प्रवृत्ति है दोस्तों, एक तो मैंने वो गलत करेगा और उस गलत से कोई को तो दोस्तों मुझसे मैंने सीख लेता है, फिर आगे से वो गलत नहीं करेगा। लेकिन कोई लोग का आदत होता है कि वो हमेशा गलत करते रहेगा और समाज का नुकसान करते रहेगा। तो इससे रोकने के लिए दोस्तों यह दंड व्यवस्था की स्थापना की गई है, ताकि उसे मैंने दंड का भय दिखाकर उसे इस प्रकार से मैंने जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है उसको तोड़ने से उसे रोका जाए। ठीक है,
फिर है दोस्तों, आचार्य मनु ने दंड को ही शासक माना है, यानी कि एक राजा दंड के आधार पर ही शासन करेगा, बिना दंड के वो कार्य कर ही नहीं सकता है। तो ये दोस्तों आचार्य मनु मानते हैं। फिर दोस्तों, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है वो उसमें दोस्तों उन्होंने दंड नीति का वर्णन किया है और उन्होंने दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। इसे राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया है, दंड व्यवस्था को। ठीक है। 8वां दोस्तों, व्यवहारिक राज्य दर्शन। अब जो भारतीय राजनीतिक दर्शन पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की तरह आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की गई है दोस्तों, और यहाँ पे वास्तविक एवं व्यवहारिक राज्य की कल्पना की गई है दोस्तों। मैंने जो पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं वो दोस्तों आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, और यहाँ पे भारत में दोस्तों ये वास्तविक राज्य और व्यवहारिक जो राज्य है उसकी कल्पना की गई है। फिर भारत में राम राज्य की कल्पना की गई है, जिससे सभी को उनके अधिकार एवं उनकी सम्मान की रक्षा की जाएगी, ऐसी व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। रामायण में भगवान श्री राम के जो राज्य था दोस्तों वो राम राज्य ही बोलते थे। अब दोस्तों ये राम राज्य का ही जो कॉन्सेप्ट है उसमें ही दोस्तों उसी से निकला है दोस्तों लोक कल्याणकारी जो राज्य की व्यवस्था है वो दोस्तों वहीं से निकला है, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो अभी भारत में चलता भी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक का व्यवहार काल्पनिक ही नहीं एवं सैद्धांतिक भी है, यानी कि दोस्तों काल्पनिक भी नहीं और सैद्धांतिक भी नहीं बल्कि व्यवहारिक है भारत का जो राजनीतिक विचारक का व्यवहार है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारों का संबंध राज्य के सिद्धांत दर्शन से उतना ही नहीं जितना कि राज्य की समस्याओं से है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले भारत में जो राजनीतिक समस्या है उस पर ज़्यादा बात किया जाता है, दर्शन पे ज़्यादा नहीं बात की जाती है। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर करें दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों। इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें, और दोस्तों आप फेसबुक ग्रुप यानी फेसबुक पेज दोस्तों टीम पॉलिटिकल विंग्स से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।